यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस रविवार को हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने एक्टिविस्ट, अंबेडकरवादी कार्यकर्ता अशोक भारती जी। अशोक भारती जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जय भीम सभी आपके दर्शकों को, और संजीव जी आपको भी जय भीम, सादर जय भीम। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत शुरू करूं, बताना चाहूंगा कि अशोक भारती जी जो दलित संगठनों का जो संगठन है, नैकडोर जिसे कहा जाता है, उसके वो चेयरमैन है और लगातार रिपोर्ट प्रकाशित करने से लेकर के किताबें और बहुत सारी गतिविधियां ये लगातार करते आ रहे हैं। आज इनसे ही इन्हीं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो भारती साहब, जैसे कि हमारा ये जो एपिसोड है पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, ये पर्सनैलिटी पर केंद्रित रहता है, तो आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर आपकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई वगैरह जो हुई है वो कहाँ पर हुई? संजीव जी, मेरे माता पिता जो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अनूप शहर, बुलंदशहर में एक तहसील है अनूप शहर, उसमें एक कीरतपुर नाम का गांव है, वहाँ के वो रहने वाले थे। और मेरे दादाजी वगैरह सब लोग जो है एक एट्रोसिटीज के विक्टिम के तौर के ऊपर जो है दिल्ली आ गए थे। और वो जामा मस्जिद के पास एक बस्ती राजाराम हुआ करती थी, तो वहाँ वो रहा करते थे। मेरी पैदाइश बस्ती राजाराम जामा मस्जिद दिल्ली की है। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दिल्ली में सीलमपुर गांव है, वहाँ हुई। वहीं मैंने मिडिल क्लास की। मैंने फिर सरकारी स्कूल से मैंने इंटरमीडिएट किया या 12वीं क्लास की। मैंने 1 साल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। फिर मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया। मैं पढ़ाई के मामले में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू की थी वो मुझे मिली थी, और मैं उसके सिलसिले में 1996 से लेकर 1999 तक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में मैंने मास्टर इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विद मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट मैंने वहाँ से मास्टर्स किया। तो ये मेरा संक्षिप्त जो है एकेडमिक प्रोफाइल है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में एकेडमिक बोर्ड का मेंबर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं यूनिवर्सिटी में जनरल यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट था। मैं पूरे साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया उसका वाइस प्रेसिडेंट था। मैं 1998 में जो पहला दलित विश्व सम्मेलन हुआ था उसके आयोजकों में से एक था। ये सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में जो है हुआ था, और इस सम्मेलन में मान्यवर कांशीराम, रामविलास पासवान, फूलन देवी, तमाम लोग गए थे। तो अब मैं मेन बात मुद्दे पर आता हूँ। इस बात के लिए आप जाने जाते हैं नेटवर्क को लेकर के आपने सारे जो तमाम दलित संगठन है उनको आप जोड़ा और आपको लगातार काम कर रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम भी आपने, कई कार्यक्रम दिल्ली में भी आयोजित किए थे आपने। ये बताइए कि ऐसा क्या कारण था, कैसे आपके अंदर ये बात आई कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, नेकडोर जैसी संस्था की जरूरत भारत में है? देखिए, मैं तो जब 10वीं क्लास में था, 11वीं क्लास में था, तभी से मैं सामाजिक आंदोलन में था और यूथ एक्टिविटी में था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूथ ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते थे, उनका मैं हिस्सा था। मैं अपने स्कूल की में मैंने स्टूडेंट यूनियन बनाया था। तो मेरी रुचि थी समाज के काम में और देश के काम में मेरी हमेशा से रुचि थी। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया और जब मैं वहाँ पे 4 साल था तो मुझे इतना वक्त मिला कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे लिटरेचर को मैंने पढ़ डाला।
वहां जाकर मुझको समझ में आया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने इफेक्टिव क्यों थे। उनका जब पूरा साहित्य पढ़ डाला और मुझे ये भी समझ में आया कि हम इतनी सारी आबादी इंडिया में होने के बावजूद हम लोग इफेक्टिव क्यों नहीं। साथ के साथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से जो स्टूडेंट यूनियन का काम था उनसे भी काम करने का तौर तरीका मैंने सीखा। जब 1998 में पहला दलित विश्व सम्मेलन हुआ और उस दलित विश्व सम्मेलन में जो नॉर्मली हमारे सारे सम्मेलनों में होता है वैसा उसमें भी हुआ कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो सम्मेलन बिना किसी एक ठोस कार्यक्रम के समाप्त हो गया। तो मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी था, तो मुझे लगा कि और मैंने वहां पर यूनिवर्सिटी मैंने जो कुआलालंपुर में जो सम्मेलन हुआ था मैंने स्ट्रेटेजी फॉर दलित डेवलपमेंट करके एक स्लाइड शो पेश किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में साफ आ गया था कि अगर हमारे पास अपने मिशन को आगे चलाने के लिए कोई रणनीति नहीं है, अगर हमारे पास कोई गतिविधियां नहीं है तो हम कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो 1999 में मैंने फैसला किया कि मैं भारत आऊंगा। अपनी वाइफ के साथ हम दोनों भारत आ गए। मैंने 1 साल पूरे भारत का दौरा किया। जब मैं भारत आया तो मुझे पता लगा कि सामाजिक स्तर पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सरकार को उसकी नीतियों के प्रति जवाबदेह ठहराए। सरकार के कार्यक्रमों में दलितों के लिए कुछ है या नहीं, उसको लेकर सरकार से डायलॉग करें। आपको याद होगा कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हो गई थी और बड़े पैमाने पर ज्यादातर दलित जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। और वो हमारे दलित लोग इस बात को देखने में नाकामयाब रहे, काफी लोग नाकामयाब रहे कि देश में जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जनरेट हो रही थी उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। उसकी वजह यह है कि हमारा जो दृष्टिकोण था, हम दूसरों के पीछे चलने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद हमें आगे चलने वाला कोई मिला नहीं, हम पीछे चल रहे थे। तो तब मुझे लगा कि हमको सामाजिक स्तर पर एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए जो सरकार के साथ डायलॉग कर सके, प्राइवेट सेक्टर के साथ डायलॉग कर सके, समाज की चीजों को सरकार और निजी एक्सपेंड होते हुए निजी क्षेत्र के सामने ले जा सके। तो मैंने 1 साल पूरे देश का दौरा किया 2000 में आने के बाद, और जो है 5, 6, 7, 8 दिसंबर को दिल्ली में मैंने 5 से 8 दिसंबर दिल्ली में दलित संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे इसका नेकडोर का नाम आया, NACDOR ऐसे आया। और ये सम्मेलन बहुत सफल रहा और तमाम जो है हमारी मन की भड़ास के बावजूद हम एक ठोस कार्यक्रम ले पाए और हम ये निशानदेही छोड़ पाए कि दलित सामाजिक स्तर पर एक ताकत है। आपको याद होगा 2000 के अंदर कि दलितों का कोई राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म नहीं था। पॉलिटिकल पार्टियां बहुत थी, रामविलास पासवान जी की पॉलिटिकल पार्टी थी, मान्यवर कांशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी थी, ठीक है। तमिलनाडु में तिरुमावलम और कृष्णा स्वामी जी की भी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, नेता भी बहुत थे, पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन सामाजिक स्तर पर समाज को एक जगह लाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस ने देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को एक मंच पर लाकर एक सार्थक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का गठन किया। और वही प्लेटफॉर्म जो आज नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस या नेकडोर के तौर पे जाना जाता है। तो नेकडोर ने इस बीच में बहुत सारे काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप बताइए हमारे दर्शकों को जो जो महत्वपूर्ण काम हुआ है नेकडोर के माध्यम। देखिए, नेकडोर ने 2004 में दिल्ली के, आपको याद होगा कि 2003-4 के आसपास
स्वर्गीय राहुल बजाज ने एक बयान दिया था कि अगर सरकार ने हमको निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य किया तो हम अपने कारखाने बाहर ले जाएंगे। तो इस बात से मुझे बड़ी चिंता हुई, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में वहां के पूंजीपति अपने देश के लोगों के भले के लिए अपने पूंजीगत हितों को दरकिनार करके बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पूंजीपति थे वो दलितों के उद्योग और धंधों में शामिल होने का विरोध करते। तो हम लोगों ने 2004 में 3 दिन का एक बड़ा दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 50,000 लोगों को हमने इकट्ठा किया और 3 दिन का हमने धरना रैली प्रदर्शन की। उसमें 4 तारीख को जो दलित जातियों के मुसलमान हैं, जिनको पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ। 5 तारीख को तमाम दलित आदिवासी पिछड़े लोगों का एक बड़ी रैली हुई। 6 तारीख को दलितों में जो सबसे पिछड़े लोग हैं, मुसर हैं, सफाई कर्मचारी लोग हैं, इन सब लोगों का एक सम्मेलन हुआ। इन 3 दिन के सम्मेलन में हमने 10 डिमांड रखी, जिसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण भी एक थी। उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें ज्यादातर मांगे, केवल निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को छोड़कर ज्यादातर मांगे सरकार ने स्वीकार कर लिया। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कहा कि भारत की माइनॉरिटी को लेकर सरकार को एक कमेटी बनाना चाहिए, तो राजेंद्र सच्चर कमेटी की बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। हमने कहा ग्रामीण क्षेत्र में हमने कहा कि लोगों को रोजगार की गारंटी का अधिकार देना चाहिए। ये 5 दिसंबर 2004 को हमने प्रस्ताव पास किया। और संजीव जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा या आपको पता होगा कि 15 दिसंबर 2004 को जो कैबिनेट कमेटी थी गवर्नमेंट की, उसने मनरेगा का, तब तो नरेगा था ये, तो उसने नरेगा के प्रस्ताव को अप्रूव किया। हमने कहा आदिवासियों के लिए कानून बनाना चाहिए। तो हमने बहुत सारे ऐसे 10 मुद्दे चुने, उसमें ज्यादातर मुद्दों पर सरकार स्वीकार कर लिया और वो लागू हो चुके। क्योंकि एक लंबी लड़ाई होती है, एकाएक कोई बात नहीं मानी जाती है। लंबी लड़ाई, लंबे समय का संघर्ष, लंबे समय तक आपको लगातार सरकार पे दावे करते रहने पड़ते हैं, संघर्ष करते रहना पड़ता है। दूसरी एक जो बड़ी बात हुई, हमने ये कहा, हम 14 अप्रैल 2011 को, शायद उस वक्त प्रणब मुखर्जी जी भारत के वित्त मंत्री थे, बाद में वो भारत के राष्ट्रपति बने। हम 6 लोगों का एक डेलीगेशन उनसे पार्लियामेंट में मिलने गया। हमने कहा साहब, आप वित्त मंत्री हो, आप देश के किसानों से मिलते हो, आप देश के उद्योगपतियों से मिलते हो, आप देश के ट्रेड यूनियन लीडर से मिलते हो, दलितों ने क्या अपराध किया जो आप दलितों से नहीं मिलते हो बजट से पहले? तो प्रणब मुखर्जी साहब बहुत ही विद्वान और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने मुझको कहा, हमारे डेलीगेशन को कहा, अशोक भारती जी आपकी बात मुझे समझ में आ गई है और आपको इस बारे में हम आपको बताएंगे। अगले साल जब प्री बजट मीटिंग हुआ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तो नैकडोर के अध्यक्ष की हैसियत से मुझको इन्विटेशन आ गया कि आप प्री बजट मीटिंग में दलितों के मुद्दों को रखिए। अभी तक हम दलितों के मुद्दों, उसके बाद से लगातार हम लोग बजट में दलितों के लिए क्या होना चाहिए उस बात को रखते हैं। एक बात और हुई कि हम हर साल जब रैली करते थे, 5 दिसंबर को दिल्ली में रैली करते थे, हमने 2004 में जो रैलियां शुरू की तो 2016 तक लगातार हमने रैलियां की। हम भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते थे, उनको बाकायदा हम एक मेमोरेंडम दिया करते थे। वो सारे मेमोरेंडम हमारे पास डॉक्यूमेंट अभी भी रिकॉर्ड में है। उन डॉक्यूमेंट में हमारी कई डिमांड होती थी। मैं 2 डिमांड के बारे में आपको बताना चाहता हूं, आप जिससे हमारे लोगों को पता लग जाए कि वो मुद्दा कहां से आया जी। हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हमने उनको ये कहा, साहब ऐसा है कि भारत सरकार देश में खरीद करने वाली और सेवाओं का उपभोग करने वाली सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन
अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत सारे लोग बहुत सारे काम धंधे करते हैं, उनको उसके ऑर्डर नहीं मिलते। हमने कहा सरकार का प्रोक्यूरमेंट जो है उसका 50% प्रोक्यूरमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से होना चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंद मंद मुस्काया और कुछ बातें ऐसी हमारी हुई जिनके बारे में शेयर नहीं करना चाहता मैं। उन्होंने कहा यू विल हियर फ्रॉम अस। तो ये मेरे ख्याल में 2006 या 7 की बात होगी। 2011 में जब वीरभद्र जब एमएसएमई के मिनिस्टर थे, जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर भी थे, वो भारत केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया कि सरकार के प्रोक्यूरमेंट में 20% रिजर्वेशन कर दिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और उस 20% में 20% रिजर्वेशन कर दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। यानी भारत सरकार का जो भी प्रोक्यूरमेंट होगा उसमें 4% प्रोक्यूरमेंट जो होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से होगा। आज की तारीख में ये 6% है। और जो सरकार ने एक नया बनाया है, आपको याद होगा कि एक सरकार ने जैम करके एक पोर्टल बनाया है जिसके थ्रू सरकार प्रोक्यूर करती है चीजें। तो ये एक बड़ा काम नैगडोर कर पाया कि अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों से कुछ खरीदारी हो जाए। एक बात नहीं है, एक बात और मैं आपको जो है बताना चाहता हूं कि जो सरकार, एक तो मैंने बजट वाला बताया, आपको ये वाला बताया, हमने सरकार को ये कहा कि एससीपी टीएसपी को लेके बहुत ही ज्यादा दंगा फसाद चलता था। हमने कहा साहब ऐसा है कि क्योंकि मैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो स्टीयरिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी थी, उसका मेंबर था। 11th 5 ईयर प्लान के जो इवैल्यूएशन कमेटी थी, मिड टर्म इवैल्यूएशन कमेटी, उसका भी मैं मेंबर था। नैगडोर के चेयरमैन की हैसियत से मैं उसका मेंबर था। हमने कहा साहब इस देश में शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। उसको लेके हमने मनमोहन सिंह जी को कहा कि आप एक कमेटी बना दीजिए, और हमने कहा कि आपके साथ काम कर चुके हैं डॉक्टर नरेंद्र जाधव, उन्हीं को बना दीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर उनको उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई जिसने एससीपी टीएसपी के पूरे चीजों को बदला, और आज बहुत सारे मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए पैसा एलोकेट कर रहे हैं। हालांकि उसमें अभी एक मुद्दा हल नहीं हुआ है। वो मुद्दा हल ये नहीं हुआ है कि ज्यादातर मंत्रालयों के पास अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। ये हमारी अगली लड़ाई है, वो भी पूरी करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे में, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उद्योगपति लगातार विरोध कर रहे थे रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर। 2006 में उद्योगपतियों ने हमारे दबाव के चलते, मनमोहन सिंह जी के दबाव, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दबाव के चलते, उन्होंने एक कमेटी बनाई डॉक्टर जे रानी के नेतृत्व। उन्होंने कहा कि हम वॉलेंटरी के मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में प्रमोट करेंगे। और आज बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो अनुसूचित जाति जनजाति को प्राइवेट सेक्टर में प्रमोट कर रही है। तो ऐसे ये सारे काम है जो हमने किए, और छोटे मोटे तो बहुत सारे काम है, मैं क्या। लेकिन एक चीज जो मैं और बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद हुआ उसके बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है। अगर आप सरकार के दस्तावेज देखेंगे, सरकार को पता है 2 अप्रैल का भारत बंद किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराया था। इस 2 अप्रैल के भारत बंद में उस भारत बंद में एक संगठन का नाम आया और एक व्यक्ति का नाम आया। वो व्यक्ति है, मैं एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूं, उस व्यक्ति का नाम है अशोक भारती, और जिस संगठन का नाम सरकार की किताबों में आया है वो है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये अखबारों में आया है, बाकी कई जगह।
लेकिन अभी तक तो नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जर जात है दूब खूब की खूब। ठीक है, आपने एक अपनी बात को रखा है। और वैसे अब आज तक यही माना जाता था कि यह स्वस्फूर्त है, और वास्तव में जो है कोई एक लीडर सामने नहीं आया, और एक बहुत बड़ा आंदोलन, मेरे ख्याल से भारत में इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ जी, इतने बड़े पैमाने पे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक वंचित समाज के लिए वैसे। हमको ये समझना है कि ये पूरे देश में मैसेज कैसे पहुंचा और कैसे लोग आए। अगर हम बता ही देते कि कोई व्यक्ति इसके पीछे है तो वो व्यक्ति जेल में ना होता, वो पूरा एस्टेब्लिशमेंट सरकार खत्म ना कर देती थी। उसके बाद हमारे पर बहुत बंदिशें लग गई हैं, सरकार ने व्हाट्सएप के सारे रूल बदल दिए। और ये बताइए कि अभी जो नेकडोर का जो काम चल रहा है, और नेकडोर से कुछ पब्लिकेशन भी, मेरा ख्याल से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी आप लोगों ने पब्लिश किया होगा। आपने क्या कुछ किताबों पे भी कुछ काम किया है? हम बीच बीच में बहुत सारी रिपोर्टें निकालते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को लेकर बिहार का, झारखंड का, देश का स्टेटस रिपोर्ट निकाला कि दुनिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर रही है, लेकिन दलितों की स्थिति क्या, आदिवासियों की स्थिति क्या, उसको हमने रिपोर्टें निकाली। दुनिया न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही थी, हमने न्यूट्रिशन पर एक स्टेटस रिपोर्ट निकाला कि देश के दलितों और आदिवासियों के न्यूट्रिशन के मामले में ये स्थिति है। तो जैसा भी मौका आता है उस पर रिपोर्ट निकालते हैं। अभी हमने एट्रोसिटी पर रिपोर्ट तैयार कर रखी है। अभी किसान आंदोलन चल रहा था, तो अनुसूचित जाति जनजाति खेती किसानी में कहां खड़े हैं, तो स्टेटस ऑफ मतलब कि SC/ST स्टेटस इन एग्रीकल्चर करके रिपोर्ट हमारी तैयार है। हमने जानबूझ के किसान आंदोलन के दौरान उसको रिलीज नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारी रिपोर्ट को सरकार एक अलग तरीके से देखे, लेकिन जल्दी हम उस रिपोर्ट को रिलीज करेंगे। वो रिपोर्ट बनाए हमने। तो हम जो भी कोई मौका होता है हम रिपोर्टें निकालते हैं, अखबारों में भी लिखते हैं, लगातार टीवी चैनल में भी डिबेट में जाते हैं। हम लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के साथ न्याय हो, उनको समानता मिले, उनको सम्मान मिले, उनके अधिकार उनको मिले, इसके लिए लगातार हम सरकार के साथ भी बात करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ भी बात करते रहते हैं, बाकी लोगों के साथ भी काम करते हैं, उनके जरूरत पड़ती तो खिलाफत भी करते हैं। तो ये रिपोर्ट अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे तो क्या नेकडोर की कोई वेबसाइट हो, इसमें क्या अवेलेबल है ये सारी रिपोर्ट्स? हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, अगर लोग चाहें तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस भी हैं। हमने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप किया, यूनिसेफ के साथ मिलकर हमने बहुत सारी रिपोर्टें निकाली। तो हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, देश और दुनिया के तमाम नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम किया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि नेकडोर अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दलित में से जिसको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने, जो महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उनके न्योते पर मुझे UN जनरल असेंबली के हाई लेवल इवेंट में अपने समाज की बात को रखने का मौका मिला। अब तो बहुत सारे लोग जो है न्यूयॉर्क में वो सम्मेलन बुलाते हैं, लेकिन 2008 में मुझे वो बात रखने के लिए नामांकित किया गया। एशिया में से मैं अकेला व्यक्ति था जिसको गरीबी और भुखमरी के सवाल पर बात रखने के लिए बाकायदा हाई लेवल इवेंट में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सब लोग गए और प्रेसिडेंट्स रहते हैं, उसमें मेरे को बुलाया गया। 3 मिनट मेरे को बोलने का मौका दिया गया। और मैं तो कोई ऑफिशियल नहीं था, मैं तो गैर ऑफिशियल व्यक्ति था। तो गैर ऑफिशियल में नेकडोर के चेयरमैन की हैसियत से मैं इस देश में अकेला व्यक्ति हूं जिसने UN जनरल असेंबली को संबोधित किया। वैसे मैं जेनेवा वगैरह तमाम जगह जा चुका हूं समाज की बात रखने के लिए। तो अब मैं ये पूछूं कि अशोक भारती जी, आप आगे क्या करने का प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोजेक्ट आप अभी हाथ में लिए हुए हैं, तो आप क्या कहें? देखिए, हमने ये बात
2014 में ही, जब भारत में जिस तरह से नई इकोनॉमिक नीति चल रही है, हमें ये बात समझ में आ गई थी कि सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार की कमी है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी में लोगों की डिमांड कम होगी और टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो हमने 2014 में एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का काम झांसी से शुरू किया और हमने कंप्यूटर बेस्ड एंटरप्रेन्योर खड़े किए। आज हम उस कार्यक्रम का नाम डिजिदीप कह रहे हैं। हमने 6 साल काम करने के बाद 318 नौजवानों को, लड़के लड़कियों को, जो 12वीं पढ़े हैं, बीए पढ़े हैं, जो बेरोजगार थे, जिनके खानदान में आज 7 पीढ़ियों में से किसी व्यक्ति ने बिजनेस नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों को चुनकर हमने उनको बिजनेस करना सिखाया है, हमने उनको उद्यमी बनाया है। आज ये सारे के सारे नौजवान, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, वेस्ट बंगाल में हो, हरियाणा में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, इन 10 स्टेट में आज ये बच्चे 15-20 हज़ार रुपए से लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना तक कमाते हैं। तो हमारा जो अगला दौर है इस बात पर है कि दलित और आदिवासी और गरीब समाज को ये बात समझ में आए कि भाई 40, 50, 60 हज़ार रुपये खर्चो और अपने बच्चों को उद्यमशीलता में लगाओ, एंटरप्रेन्योर बनाओ। तो डिजिदीप करके एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा उद्देश्य, हमारा अगले 5 साल में प्रोग्राम ये है, 5 या 10 साल में हमारा ये है कि कम से कम हम 20 हज़ार युवाओं को उनके पांव पे खड़ा करेंगे और वो 15-20 हज़ार से लेके 50 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने तक कमाएंगे। अगले 5 से 10 साल में हम ये काम करेंगे। ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सफलता से कर रहे हैं इसको। तो जैसा कि नेकडोर का रहा है कि उसके जो कार्यक्रम हुए हैं उसको अभी तक लोग याद करते हैं, मैं तो करता ही हूँ कम से कम। तो भविष्य में कुछ ऐसा प्लान है कि इस तरह से कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया जाए? मैं तो बल्कि खुद संजीव खुदशा जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभी आपके काम को जानता हूँ, आप भी जानते हैं। देखिए इस समाज में अगर हम खुले दिल से काम नहीं करेंगे, इस समाज के, कोई समाज की स्थिति 2 दर्जे की तब होती है जब उसके बाद लीडरों की कमी। मैं ये चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आपके नेतृत्व में आप नेकडोर का ढांचा खड़ा कीजिए। हमें हर राज्य में ये ढांचा खड़ा करना है और मैं आपको बताता हूं, प्लान तो हमारे बहुत है। अब वो सारी बातें तो मैं यहां नहीं बता सकता, आपको भी पता है, लेकिन हम जल्दी, बहुत जल्दी आप सब लोगों को दावत देंगे। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, भगवान महर्षि वाल्मीकि ने और संत गुरु रविदास जी ने और हमारे तमाम भगवान बुद्ध ने, सबने चाहा तो 2018 की तरह से इस बार अलग तरीके का एक रचनात्मक कार्यक्रम दिल्ली में लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, और जरूर हम मिल करके, जुड़ करके जो है काम को अंजाम देंगे। और तो भारती जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और हमसे बातचीत की अपने एपिसोड में, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूँ जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक तारीख याद रखिए, एक तारीख याद रखिए, हाँ, 26 नवंबर 2023 दिल्ली चलो। 26 नवंबर 2023 को दिल्ली आना है। इसकी डिटेल जानकारी आपको कुछ समय बाद इसी चैनल में हम देने की कोशिश करेंगे, भारती जी से लेकर के। और अगर आप चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और
अगले रविवार को हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम। जय भीम। अशोक भारती, आपको भी जय भीम। आपके दर्शकों को भी और आपको भी संजीव जी जय भीम।